Hello everyone, I see Neha Agrawal welcomes you back to our channel iExamB, where you can learn 50% extra, 50% faster. So in our today's lecture, I'll be covering the topic on accounting terminologies. So I'll explain you with the help of an example. Raju is just graduated from his college and is thinking to start a business of his own. He has a business idea which he thinks has greater future prospects. His idea is to trade in ready-made shirts because of very limited number of players in his region who are into this business. So he forecast the demand and he concluded the following. His business requires the fund of 20 lakh to be invested and Raju considers it too hard to get his own funds for the same, but he is in a position to invest 2 lakh which he has saved as the accumulated pocket money. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा that he needs 20 lakh for doing the business. This 20 lakh is the capital requirement. This 20 lakh is the capital requirement that this many funds are required by Raju. इतने पैसे राजू को चाहिए. अब उसमें से बोल रहा है कि भाई उसकी पर्सनल सेविंग में से वो 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है. उसकी पर्सनल सेविंग में से वो 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल. और ये कैपिटल क्या होती है? ये कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी होती है. लायबिलिटीज़ क्या होती है? तो उसको हम समझते हैं. लायबिलिटीज़ का मतलब होता है एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस या फिर डेट्स विच एन एंटरप्राइज हैज़ टू रीपे इन द फ्यूचर, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी. अब यहाँ पर राजू ने पैसा लगाया 2 लाख रुपए बिजनेस में. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस और बिजनेस ऑनर अलग अलग होते हैं, तो ये 2 लाख रुपए जो लगाया वो बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा टू राजू, इसलिए वो उसके लिए लायबिलिटी है. अब अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ भी हमारे पास में 2 तरीके की हो सकती है. इंटरनल लायबिलिटीज़ हो सकती है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो सकती है. इंटरनल लायबिलिटीज़ मतलब होती है लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, जो हमें ऑनर को ही रीपे करना है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, जिसमें आती है कैपिटल. और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी जो आउटसाइडर्स को पे करनी होती है अगर हमने उनसे कोई भी तरीके का लोन लिया है. तो अगर हम इसी एग्जांपल में आगे देखें तो उसको 20 लाख की रिक्वायरमेंट थी. अब 20 लाख में से 2 लाख तो उसने अपने पर्सनल पॉकेट में से दे दिए, बट फॉर रिमेनिंग उसने क्या किया, पढ़ते हैं आगे. फॉर अरेंजिंग द रिमेनिंग 18 lakh, Raju considers a variety of options and finally settles at taking a bank loan at the interest rate of 15%. उसको टोटल 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी. 20 लाख में से उसने 2 लाख पर्सनल सेविंग्स के लिए. तो 2 लाख को हमने टर्म किया था इट इज़ कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. अब उस बाकी का जो 18 लाख है उसने क्या लिया, उसने ले लिया बैंक से लोन. बैंक से लोन मतलब थर्ड पार्टी से जब हम पैसा बोरो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो उसको रीपे करना है एट द रेट ऑफ 15%. मतलब उस लोन पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना है 15% से. इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं दिस इज़ आवर फाइनेंस कॉस्ट. दिस इज आवर फाइनेंस कॉस्ट. तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ का मतलब हमने समझ लिया दीज आर द ऑब्लिगेशंस व्हिच नीड टू बी रीपेड इन द फ्यूचर. अब लाइबिलिटीज़ जो हमारी होती हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है. करंट लाइबिलिटी का मतलब दोज लाइबिलिटी विच नीड टू बी रीपेड विद इन अ ईयर, उसको करंट बोलेंगे. विच नीड टू बी रीपेड आफ्टर अ ईयर, दोज आर नॉन करंट लाइबिलिटीज़. इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमने समझ ली. इंटरनल दोज लाइबिलिटी विच नीड टू बी रीपेड टू द ऑनर इटसेल्फ, उसको बोलते हैं इंटरनल, और जो आउटसाइडर्स को पे करनी है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी में आता है कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है जो भी अमाउंट ऑनर ने बिजनेस में लगाया है उसे कैपिटल बोलते हैं. बट अगर ऑनर ने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, जो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को कम कर देगा. नेक्स्ट आगे और हम पढ़ते हैं राजू को और क्या चाहिए. ही फाइनलाइज दैट ही शुड टेक द स्पेस ऑन रेंट एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ. उसको एक ऑफिस किराए पे लेना पड़ेगा जिसके लिए उसको 20,000 पर मंथ देना है. तो ये जो ऑफिस उसने किराए पे लिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दीज आर द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कोई भी जो कॉस्ट उसने इनकर की है रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए,
तो जितनी भी कॉस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर हमने एब्जॉर्ब कर लिए बिजनेस में, जो यूटिलाइज कर लिए हैं अर्निंग प्रोसेस में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस हम शो करेंगे। इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन, कई तरीके के खर्चे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। उसके बाद में और आगे चले तो ही बॉट फर्नीचर टू डिस्प्ले शर्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। उसने फर्नीचर भी परचेज किया। अब फर्नीचर भी क्या एक्सपेंस है? तो फर्नीचर हमारा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस होता है ड्यूरिंग द ईयर वाले खर्चे जो उसी साल एब्जॉर्ब हो गए। अब ये फर्नीचर तो लंबे टाइम तक बिजनेस में काम आने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं असेट। असेट का मतलब हो गया ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं असेट। अब असेट भी दो तरीके की हो सकती है, करंट एंड नॉन करंट। असेट दो तरीके की है, करंट और नॉन करंट। मतलब ऐसी एसेट जो विद इन 1 ईयर हमें कैश रियलाइज करा देगी, उसको बोलते हैं करंट असेट। और जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड लेती है उसको हम बोलते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स्ड असेट। उसके बाद में और आगे चलते हैं, राजू ने और क्या किया। ही बॉट 500 शर्ट्स ऑफ वेरियस साइजेस एट द रेट ऑफ 400 पर शर्ट। उसने 500 शर्ट खरीद लिए अलग अलग साइजेस में, ठीक है। तो उसने जो खरीदा उसको हम बोलते हैं परचेजेस। और जितना स्टॉक हमारे पास है अभी तक जिसको हमने सेल आउट नहीं किया, उसको तो हम करते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया इन्वेंट्री जो अभी तक हमने सेल आउट नहीं की। अब इन्वेंट्री भी दो तरीके की हो सकती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अगर हम इस एग्जांपल में चलें तो राजू ने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसके पास में एक भी शर्ट नहीं था, तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 0 है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी शर्ट हमारे बच जाएंगे उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर उसके बाद में हम शर्ट को हो सकता है कैश दे के बाय किया हो या फिर शर्ट को हमने उधारी पे बाय किया हो। अगर हमने शर्ट को उधारी पे बाय किया है तो जिससे बाय किया उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब हो गया ऐसा इंसान जिसको हमें फ्यूचर में रीपे करना है अमाउंट, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसको हम बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ की हेड में शो करते हैं। आगे और चलते हैं, राजू ने क्या किया। Raju ne he did his first sale by selling to an organization who took 300 shirts for his employees at the rate of 450 per shirt. उसने क्या किया, उसने सेल किया, उसने 300 शर्ट्स को सेल आउट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं सेल्स या फिर इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। सेल्स का मतलब जितना भी गुड्स है उसको बेच के हमें जितना भी टोटल पैसा मिला है, तो यहाँ टोटल पैसा हो गया 300 इंटू 450। जितना भी टोटल पैसा मिला है उसको हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। तो ये इसको हम टोटल रेवेन्यूज़ भी बोल सकते हैं। अब वही अगेन सेल्स हो सकता है हमने कैश में किया हो या फिर हो सकता है हमने उधारी में किया हो। तो उधारी में अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं आता डेटर्स। डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार में माल बेचा है, दे विल पे अस इन द फ्यूचर, दोज आर नॉन एज डेटर्स। डेटर्स को हम कहाँ शो करते हैं, हम शो करते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर करंट असेट्स, बिकॉज हम मानकर चलते हैं उनसे विद इन ईयर पैसा रियलाइज हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म नेचर की, इसलिए इसको हम बोलते हैं करंट असेट। अब वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने जो शर्ट खरीदे थे वो शर्ट तो हमने खरीदे थे 400 रुपये में, ठीक है। 500 शर्ट हमने खरीदे 400 रुपये में, लेकिन इनको हमने बेचा 450 रुपये में। तो यहाँ पर जो 400 में खरीद के 450 में जिसको आपने बेचा है, तो ये जो 50 रुपये जो आपके एक्स्ट्रा बच गए, उस 50 रुपये को हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो गया कितना हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है अबाउ द कॉस्ट, दैट इज नॉन एज प्रॉफिट। तो आज के लेक्चर में इतना, हमने बहुत कुछ समझ लिया। हमने समझा कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, स्टॉक, इन सब के बारे में हमने समझा। नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।